निदान पंचक का हम लोग टॉपिक कर रहे थे, उसमें 5वां टॉपिक आता है संप्राप्ति। संप्राप्ति निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और लास्ट में संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या होती है? मिथ्या आहार विहार से, गलत आहार विहार करने से दोष दूषित होते हैं और फिर रोगों की उत्पत्ति करते हैं। पैथोजेनेसिस इसे हम कह सकते हैं। तो दोष एकदम से ना दूषित होते हैं ना प्रकोपित होते हैं। ये अपनी अपनी स्टेज को फॉलो करते हुए, ये अपने जो इनका सेट पैटर्न होता है, जो रूल होता है दोषों के दूषित होने का, उस रूल को फॉलो करते हुए ये रोगों को उत्पन्न करते हैं। इसे समझने के लिए हम संप्राप्ति को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आती है सामान्य संप्राप्ति और दूसरे नंबर पे आती है फिर से विशिष्ट संप्राप्ति। जो सामान्य संप्राप्ति होती है वो एक श्रृंखला है, वो हर रोग में इसी प्रकार से होती है। तो उस श्रृंखला में सबसे पहले संचय होता है, फिर प्रकोप होता है, फिर प्रसर, फिर स्थान संशय, व्यक्तावस्था और भेदावस्था। सभी जहां कहीं पे भी मिथ्या आहार विहार होता है, जहां कहीं पे भी कोई कारण होता है, उसके बाद दोष इसी पैटर्न से प्रकोपित होते हैं। पहले दोषों का संचय होता है, फिर प्रकोप होता है, फिर प्रसर होता है, फिर स्थान संशय होता है, व्यक्तावस्था होती है और भेदावस्था होती है। तो इन सबको, इन 6 स्टेजेस को, जिसको हम षड्विध क्रियाकाल के नाम से जानते हैं, इन 6 स्टेजेस को हम अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टेप लेके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है संचय। जो दोष होते हैं वो समावस्था में पड़े होते हैं। अगर हमारा आहार विहार नॉर्मल रहता है तो दोष अपनी समावस्था में रहते हैं और हम निरोगी रहते हैं। लेकिन किसी भी कारण से, जो कारण हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, उनमें से कोई भी कारण, उनमें से कोई भी एक या दो कारण होने पर दोष अपने स्थान पर संचित होने शुरू हो जाते हैं। हर एक दोष का अपना एक मुख्य स्थान होता है, वो हम फिर कभी देखेंगे। तो दोष वहीं पे संचित होना शुरू हो जाते हैं। जब भी कोई कारण आएगा, अगर जैसे कि वायु का स्थान, हमारा नाभि से नीचे जो पेल्विक रीजन होता है वो वायु का स्थान होता है। तो अगर हम वायुवर्धक आहार विहार का सेवन करेंगे तो वायु का वहां पे संचय होना शुरू हो जाएगा। जब ये संचय होना शुरू होएगा तो हमारा जो पेल्विक रीजन है, इसमें आधमान या जैसे डिस्कम्फर्ट, या हम कहेंगे कि पेट फूला फूला है, वैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो वायु है वहां पे संचित होनी शुरू हो गई है। इसी तरह से अगर कफ का संचय होएगा तो आलस आना शुरू हो सकता है। अगर हम इसी अवस्था में अपने दोष को दूर कर देते हैं, उसका संचय नहीं होने देते, इसके अलावा ऋतुएं भी होती हैं जिनमें उस पर्टिकुलर दोष का संचय होता है, जो हम परिणाम में पढ़ के आते हैं कि काल विशेष में भी दोषों का अपना अपना संचय होता है या प्रकोप होता है। तो अगर हम ऋतु के हिसाब से या समय के हिसाब से या अपनी बॉडी के हिसाब से दोषों को समझकर उनका संचय नहीं होने देंगे तो हमें रोग उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने कहीं पे भी कुछ गलत किया, कहीं से हमने परिणाम को ना मानना, हमने प्रज्ञापराध किया, या हमने हमारा आहार विहार जो है वो गलत हो गया और किसी कारण से हमारे दोषों का संचय हो गया, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए निरोगी रहने के लिए कि हम संचित हुए दोष को वहीं पे खत्म कर दें। अगर वायु का वर्धन हुआ है तो ऐसा आहार विहार सेवन करें जिससे वायु अपने स्थान पर वापस आ जाए, मतलब नॉर्मल सामावस्था में आ जाए। पित्त का संचय हुआ है तो पित्त अपनी सामावस्था में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पित्त का मतलब अपने दोषों को संचित होने से रोकना होता है। लेकिन समहाउ शरीर है तो बीमारी भी आएगी, समहाउ हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं तो वो दोष उसी तरह से संचित होते रहते हैं। हम निदान का सेवन करते रहते हैं और दोष संचित होते रहते हैं। जब दोष जरूरत से ज्यादा संचित हो जाते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है संचित होने की, उसके बाद वो प्रकोपित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सेकंड स्टेज में आ जाता है कि दोषों का संचय होने के बाद प्रकोप होना शुरू हो जाता है। तो जब वो प्रकोप होता है तो वो अपने ही स्थान पर, जहां पे उसका जो नॉर्मल स्थान है, वहीं पे उनका प्रकोप होके संचित और प्रकोप होना
शुरू हो जाता है, जिससे उनके जो सिम्टम हैं वो थोड़े थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था कि संचय अवस्था में अगर जो वायु है वो कोष्ठ में संचित होती है, पेल्विक रीजन में संचित होती है, तो वो आधमान करती है। लेकिन जब वो प्रकुपित हो जाती है स्टिल वो पेल्विक रीजन में ही, अगर वो कुपित हो जाती है तो सुई चुभने के समान पीड़ा करने लग जाती है। तो ये उसकी प्रकुपित अवस्था है। इसी तरह से मान लीजिए कि पित्त का संचय हो रहा है, पित्त का संचय होएगा तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में थोड़ा बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। ये क्योंकि जो पित्त का स्थान है वो नाभि से ऊपर वाला होता है, नाभि से ऊपर और डायफ्राम से के बीच का, तो वहां पे हमें बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। तो ये संचय की अवस्था होगी। लेकिन जब उसका प्रकोप होता है तो वो गले तक, मुंह तक आना शुरू हो जाता है और मुंह का स्वाद भी कड़वा या खट्टा जैसा भी अम्ल होना वो शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पे भी अपने दोषों को शांत कर सकते हैं। जब वो प्रकुपित हुए हैं वहां पे भी हम अपने दोषों को शांत कर सकते हैं। तरीका वही है कि हम अपने कारण का निवारण कर लें। लेकिन समटाइम्स यहाँ से भी हम इग्नोर कर जाते हैं। उसके बाद जो दोष होते हैं वो प्रसर की अवस्था में, मतलब वो फैलने शुरू हो जाते हैं। प्रसर की अवस्था में ऑब्वियसली जो उसका कंटेनर है, जो दोष का एक स्थान है, जब वो उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड हो जाएंगे तो वो फैलेंगे। इसी को हम प्रसर की अवस्था कहते हैं। तो जब दोष संचित और प्रकुपित हो जाता है तो वो अपने स्थान से निकलकर फैलना शुरू हो जाता है, दूसरी जगहों पे जाना शुरू हो जाता है। वायु क्योंकि गतिशील होती है, वायु उसे दूसरे स्थानों पे ले जाती है। अगर दोष कोष्ठ में है तो वो उसे शाखा में लेके जा सकता है, मर्मों में लेके जा सकता है, संधि में लेके जा सकता है, अस्थि में लेके जा सकता है। तो जहां कहीं पे भी वो दोष जाएगा, बड़ा हुआ प्रकोपित हुआ दोष जहां शरीर के जिस हिस्से में भी जाएगा, वहां जाके वो अपने रोग उत्पन्न करेगा और सिम्टम्स पैदा करेगा। फिर यहाँ पे एक स्टेज है हमारे हाथ में कि हम यहाँ पे अपने दोष को समावस्था में ला सकते हैं और प्रसर को रोक सकते हैं या स्थान संशय की अवस्था को रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर हमने उसे इग्नोर कर दिया तो हम चौथी स्टेज में यानी कि स्थान संशय की स्टेज में चले जाते हैं। स्थान संशय की स्टेज होती है कि जब दोष जो है वो अपने स्थान में, प्रसर तो हो ही गया था दोषों का कि वो दूसरे स्थान में चले गए थे, तो वो दूसरे स्थान में जाके अपनी जगह बना लेते हैं, उस अंग के रोग उत्पन्न करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ अगर तो दोष प्रसर की अवस्था में वापिस कोष्ठ में चले जाते हैं तो पेट के रोग पैदा करते हैं, जैसे गुलम हो गया, मंद अग्नि, विसूचिका, प्रवाहिका, इस तरह के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अगर वो जॉइंट्स में चले जाते हैं तो जॉइंट्स में सूजन पैदा कर दी, जॉइंट पेन हो गया, इस तरह के रोग कर सकते हैं। अगर वो यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी सिस्टम में चल जाते हैं तो यूरिनरी सिस्टम के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अगर वो ऊपर चले जाते हैं, गर्दन से ऊपर चले जाते हैं तो वहां के रोग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार जहां पे भी वो, जिस ऑर्गन में भी वो जाते हैं और उस ऑर्गन में जाके अपना स्थान बना लेते हैं और वहां पे जाके वो रोग उत्पन्न करते हैं, सिम्टम्स पैदा करते हैं। उसके बाद आ जाती है व्यक्तावस्था। व्यक्तावस्था में जो दोष हैं वो अपने दुष्यों के साथ है, यानी कि जिस ऑर्गन में वो गए हैं वहां पे जाके उसके साथ मिलकर, दुष्य हो गया ना वो, या चाहे वो धातु होगी चाहे वो अंग विशेष हो गया, उसे हम दुष्य कहेंगे, जिसको जाके दोष ने दूषित किया। तो दूसरे अंगों में जाके दोष और दुष्य आपस में मिल जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। इसे ही हम दोष दुष्य समूर्छना कहते हैं। ये दो प्रकार से होती है। एक तो दोष दुष्य समूर्छना होती है समान गुणों वाली। मान लीजिए कि वायु दूषित हुई और पेल्विक रीजन में, कोष्ठ में जाके स्थापित हो गई, फिर तो उसे ठीक करना थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि पेल्विक भी वायु का स्थान है और जो दोष दूषित होके वहां पे गया है वो भी वायु है। लेकिन अगर यही वायु सिर में चली जाती है जो कि कफ का स्थान है, तो फिर
मुश्किल हो जाता है या चेस्ट में चली जाती है, अपना लंग्स में चली जाती है, तो वो दूषित हो जाता है क्योंकि वो कफ का स्थान है। अगर हम वायु को शांत करते हैं तो कफ दूषित हो जाता है, अगर हम कफ को शांत करते हैं तो वायु दूषित होती है। तो अगर तो एक ही गुणों जैसे समान गुणों जैसे दोष और दुष्या होते हैं तो व्याधि को ट्रीट करना इजी होता है, लेकिन अगर दोष और दुष्या अलग अलग गुणों वाले होते हैं तो व्याधि को ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस अवस्था में जो दोष हैं, जो लक्षण हैं, वो पूरी तरह से व्यक्त होने शुरू हो जाते हैं। इसको हम व्यक्तावस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में क्योंकि रोगों में विशिष्ट लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे रोगों को नाम देना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, अनीमिया हो गया, फीवर हो गया, जो भी जैसे सिम्टम्स होंगे, जो डायग्नोज हमारा बनेगा उस हिसाब से हम उसे यहाँ पे डायग्नोज बना सकते हैं। उसके बाद आती है भेदावस्था। अब यहाँ तक आने पे हमने देख लिया कि अगर तो समान गुणों वाले दोष दुष्य हैं तो ट्रीटमेंट करना इजी होता है, और अगर उलट गुणों वाले दोष दुष्य हैं तो ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे भी अगर हमने उचित उपचार ना किया या करवाया तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को हम भेदावस्था या उपद्रव कहते हैं। यहाँ पे अरिष्ट लक्षण या कॉम्प्लिकेशन, जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी उतना ज्यादा पेशेंट को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हम पेशेंट का प्रोग्नोसिस बना सकते हैं, उसका साध्यता देख सकते हैं कि ये रोग कितनी इजीली ठीक होने वाला है, क्योंकि पेशेंट तो आके आपसे ये पूछेगा ना कि मैं कितनी देर में ठीक हो जाऊंगा। तो यहाँ पे हम उसको बता सकते हैं कि पेशेंट को कि आपका जो रोग है वो इजीली ठीक होने वाला है या मुश्किल से ठीक होने वाला है या ना ठीक होने वाला है। ठीक है, तो ये होती है हमारी भेदावस्था। हमने इसे बड़ी जल्दी जल्दी से कर लिया है, लेकिन इसको अगर आप किसी भी दोष के साथ किसी एग्जाम्पल के साथ अगर आप पेशेंट के साथ इसको करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये बड़ा ही इजी है, और हम इसको अलग अलग स्टेजेस पे जाके हम अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो अगर हमने ये सामान्य संप्राप्ति, तो ये सभी दोषों में, सभी व्याधियों में सामान्य संप्राप्ति तो होगी ही होगी। पहले दोष संचित होंगे, फिर प्रकुपित होंगे, फिर प्रसारित होंगे, फिर स्थान संशय होगा, फिर व्यक्तावस्था होगी, और अगर फिर भी हम पेशेंट को ठीक नहीं करते हैं तो फिर वो भेदावस्था में चला जाता है, यानी कि विद कॉम्प्लिकेशन पेशेंट हमारे पास आ जाता है। ठीक है।